नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पर। क्या आप जानते हैं दही जमाने से लेकर घी बनाने तक और मसालों से बीमारियों का इलाज करने तक भारत में माइक्रोबायोलॉजी का ज्ञान हजारों साल पहले से मौजूद था। आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर माइनर की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है भारतीय पारंपरिक ज्ञान, डेयरी एवं मसाले। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि यह यूनिट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और समझने के लिए और भी रोचक है। तो यूनिट का अगर हम ओवरव्यू देखें, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम देखेंगे भारतीय पारंपरिक ज्ञान क्या है, डेयरी उद्योग में माइक्रोबायोलॉजी की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे, मसालों का वैज्ञानिक और औषधीय महत्व पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान का एक क्षेत्र है जो छोटे ऑर्गेनिज्म के अध्ययन पर केंद्रित है, जिन्हें अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी हमारे विज्ञान की दृष्टि से इसके अंतर्गत हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो कि हमारी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकते। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब शामिल हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी शामिल है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, जैसे बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया का आकार कैसे होता है, बैक्टीरिया के द्वारा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में उपस्थित रोगों को फैलाते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे जीवन के लिए लाभदायक होते हैं। तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं, तो कैसे होते हैं, वो सब हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी की शाखाएं। माइक्रोबायोलॉजी को कितनी शाखाओं के रूप में विभाजित किया गया है। पहली शाखा है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जाता है, बैक्टीरिया की फुल स्टडी की जाती है। दूसरी शाखा है वायरोलॉजी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी शाखा है माइकोलॉजी। वाइकोलॉजी का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत हम जो भी फंगाई होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका जो रिएक्शन होता है किस प्रकार से वो फैलते हैं या फिर उनका पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन किस प्रकार से होता है, वो सारा हम देखेंगे इस शाखा के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम ऐसे परजीवियों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी जीव शरीर में उपस्थित रहकर उनको नुकसान पहुंचाती है। उनमें वो किस प्रकार से रोगों को फैलाती है या फिर किस प्रकार से किसी भी जीव शरीर या होस्ट को नुकसान के शरीर में उपस्थित रहकर उनकी कोशिकाओं को विकृत करते हैं। इन सब के बारे में हम इस पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है हमारी माइक्रोबायोलॉजी की इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हमारे शरीर में जो भी प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है और सूक्ष्म जीवों के साथ प्रतिरक्षी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यून सेल्स होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। इस स्थिति में किसी हम ऐसे जीवाणु या ऐसे जीव को ढूंढते हैं जिसकी बॉडी में अधिक मात्रा में प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तो हम इस प्रकार से इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स से मतलब होता है जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, किस प्रकार से अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के बाद में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे अक्सर माइक्रोब कहा जाता है, एक छोटा जीव जंतु वो है जिसे माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एक सेल से बने हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं और हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि मानव के शरीर में भी। जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव अक्सर हमारी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखा जाता। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें हमेशा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। ये हमारे चारों ओर हमेशा ही उपलब्ध होते। हो सकता है मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर सूक्ष्म जीव उपस्थित रहेंगे। हम जो भोजन ग्रहण करते, खुला छोड़ देते भोजन, उसके आसपास भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी का भारतीय पारंपरिक ज्ञान, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कृमि। कृमि का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव।
की अवधारणा। ठीक है, तो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में कृमि को रोगों के लिए उत्तरदायी जीव बताया गया है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेद के क्षेत्र में पुराने ग्रंथों को उठाकर देखते हैं तो रोगों को फैलाने का जो श्रेष्ठ श्रेय जाता है वो हमेशा बैक्टीरिया को या फिर इन सूक्ष्म जीवों को ही जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही हमेशा रोग संचरित किए जाते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष परजीवी और अदृश्य परजीवी दोनों शामिल होते हैं। अब ये प्रत्यक्ष परजीवी और अदृश्य परजीवी से मतलब होता है ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी में उपस्थित रहकर हमारी बॉडी से ही भोजन प्राप्त करते हैं, और अदृश्य परजीवी मतलब कि हम हमारी नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते। यह प्रारंभिक समझ में बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब्स के समान ही थे। जब इसकी खोज की जा रही थी तब इन्हें बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्मजीव के समान ही माना गया था। फिर दूसरा पॉइंट है इसका कृमि का वर्गीकरण। इन कृमि का वर्गीकरण कैसे हुआ था? तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ने कृमि को दो श्रेणियों में बांटा था, आंतरिक और बाह्य, साथ ही दृश्य और अदृश्य, जो रोग विविध माइक्रोबियल स्रोतों को समझ दर्शाता है। ठीक है, तो जो चरक संहिता और सुश्रुत थे इन्होंने क्या किया था, इन कृमियों को दो श्रेणियों में बांटा था, एक तो आंतरिक श्रेणी में और एक बाह्य श्रेणी में, जिसके अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया था जो हमारे शरीर में किस प्रकार से रोगों को फैलाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है पाचक, अग्नि और माइक्रोबियल स्वास्थ्य। आयुर्वेद में हानिकारक कारकों को नष्ट करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रबल अग्नि, पाचन अग्नि को बनाए रखने में महत्व पर प्रकाश डाला है, जो आंत में बायो बैलेंस की मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुरूप होता है। अब पाचक अग्नि और माइक्रोबियल स्वास्थ्य से मतलब होता है हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन को पचाने के लिए जो रस स्रावित होता है उसको ही पाचन अग्नि के नाम से जाना जाता है, जिससे कि हमारा जो पाचक रस होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पीड़ित ना हो सके, जिससे कि हमारा जो शरीर है माइक्रोबियल एजेंट से स्वस्थ हो सके। नेक्स्ट है रोगों से बचाव के लिए दोषों का संतुलन। किस प्रकार से हम दोषों का संतुलन कर सकते हैं? ऐसा माना जाता था कि स्वास्थ्य वात, पित्त और कफ के बीच संतुलन से उत्पन्न होता है। ये जहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान रोगजनक जीवों की वृद्धि का कारण बन सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली में असंतुलन संक्रमणों को बढ़ावा दे सकता है। जी हाँ, जो हमारे कृमि होते हैं किस प्रकार से इन कृमियों से रोगों से बचाव हो सकते हैं या फिर इन रोगों के दोषों का संतुलन बनाया जा सकता है। अधिकतर हम हमारे एरिया में आसपास वातावरण में साफ सफाई रखें, जिससे कि किसी भी प्रकार के कृमि उपस्थित ना रह सके। वैसे तो कृमि इतने नग्न होते, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, फिर भी हमें हमारे आसपास का वातावरण बहुत ही साफ और स्वच्छ बनाए रखना है।